और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अभनपुर में बृजमोहन अग्रवाल का भूपेश बघेल पर जुबानी हमला। बृजमोहन अग्रवाल का भूपेश बघेल पर निशाना। भूपेश बघेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनका कहना, दुर्ग से भागकर राजनांदगांव गए भूपेश बघेल। कर्नाटक जीते तो ईवीएम पर क्यों नहीं उठाए सवाल। चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना देशद्रोह जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कैबिनेट के मंत्री और लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें रायपुर से उम्मीदवार भी बनाया है, बृजमोहन अग्रवाल। और उनका यह कहना है कि दुर्ग से भागकर राजनांदगांव गए हैं बघेल। भूपेश बघेल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर गए, उनको पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, यहां से भी भागे। राजनांदगांव भागकर गए। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से भागकर महासमुंद गए। देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर गए। तो उन्होंने तो अपनी हार मान ली है कि उनकी जनता ने उनको नकार दिया है। और जो वो 384 लोगों को फार्म भरने की बात कर रहे हैं, इससे तो जब वो कर्नाटक में जीते तब क्यों बात नहीं की, जब वो राजस्थान में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की, जब वो हिमाचल में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की। देश की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देशद्रोह जैसा है। और हमारे सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, ये लोकसभा चुनाव अब और दिलचस्प होता जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से घेर रहे हैं भूपेश बघेल को, ये कोई पहला मौका नहीं है। बीजेपी इसी मुद्दे पर घेर रही है उन्हें। जी बिल्कुल आशीष, अभी लोकसभा चुनाव है और प्रदेश की सियासत, पूरे देश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। और इस तरह अगर देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उनको 384 जो भूपेश बघेल का बयान था नामांकन फॉर्म भरने को, उन पर उन्होंने कहा कि पहले तो दुर्ग से भाग गए भूपेश बघेल, साथ ही उनकी पार्टी ने उनको रायपुर से लड़ने कहा तो रायपुर से भागकर राजनांदगांव चले गए। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग से भागकर वो महासमुंद चले गए और देवेंद्र यादव जो दुर्ग से भागकर वो बिलासपुर चले गए, उन पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव प्रणाली में इस तरह का सवाल उठाना देशद्रोह जैसा है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है सियासी पारा चढ़ते नजर आ रहा है और इन बयानों से जो राजनीतिक गलियारें हैं वो गर्म होते नजर आ रही है और बयानों का जो वॉर है वो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब जो है इस चुनावी रंग में हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब जो नेता हैं वो एक दूसरे पर ये बयान से वार कर रहे हैं और इन बयानों के वार से सियासी पारा गर्म हो रहा है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह भूपेश बघेल के बयानों को लेकर जो तंज कसा है, इससे अब प्रदेश में भी सियासत गरमाने लगी कि और ये बयान जो है लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े नेता दे रहे हैं। लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो सबसे ज्यादा उन्होंने निशाना 384 जो नामांकन फॉर्म भरने की बात भूपेश बघेल ने की है, इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त ये बात क्यों नहीं की जब कर्नाटक, हिमाचल और राजस्थान में जीते, तब ये बात क्यों नहीं की। इस तरह उन्होंने बयान देकर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया शेख आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व महासचिव और एआईसीसी के मेंबर अरुण सिसोदिया ने पार्टी के नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने जवाब में विनोद वर्मा और राम गोपाल अग्रवाल पर सवाल उठाए। प्रदेश संगठन को दरकिनार कर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया है। मुझ पे लगे थे वो पूरे बेबुनियाद थे और तथ्यों के जो आधार होना चाहिए तो वो लगभग निराधार था, जिसमें कि ये था कि मैंने पार्टी का विषय जो है सार्वजनिक किया और मीडिया में प्रसारित किया, जबकि मीडिया में मेरे द्वारा कहीं भी प्रसारित नहीं किया गया। विनोद वर्मा जी हों या गिरीश देवांगन जी हों या राम गोपाल जी हों या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीछे के रास्ते से उन्होंने अपने लोगों को पीसीसी डेलीगेट बनाने के लिए दबाव बनाया। प्रदेश अध्यक्ष को लोग पंगु बनाकर और स्वयं उस पर काबिज होने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और जिनके कारण हमारी 2023 की सरकार गई है, ऐसे लोगों पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रायपुर में कांग्रेस में मची कलह को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया। उनका कहना है कि दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हुई। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट कर रहा है।
चुनाव में लेन देन का मामला सामने आया था। कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर है। का अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था। अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज़्यादा बोलना गलत है। फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। और बिलासपुर में भी एक ऐसी वानगी देखने को मिली जहां कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध जारी है। विरोध में जगदीश कौशिक का अनशन जारी है। जगदीश कौशिक के अनशन का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस भवन के सामने 72 घंटे से लगातार अनशन कर रहे हैं। टिकट की मांग को लेकर उनका आमरण अनशन जारी है। देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है और ऐसे में जगदीश कौशिक का आमरण अनशन क्या कोई प्रभाव डाल पाएगा? उमेश मौर्य से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, अब जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, अब मीडिया के सामने भी बोलने से बच रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी मांगे तो हमने चस्पा कर दी हैं। अब इस तरह से चुप्पी साधने से क्या पार्टी उनकी बात को सुन लेगी? देखिए आशीष जी, आज तीसरा दिन है अनशन का और आमरण अनशन पर बैठे, भूखे प्यासे बैठे आप देख सकते हैं कि उनकी अब फैमिली भी यहां पर पहुंच चुकी है। 2 बच्चों और जो पत्नी है वो यहां पर पहुंची हुई है और पत्नी और बच्चे भी यही कह रहे हैं कि जो पिताजी की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। हाँ, सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है ये जो मांग है कितना जायज मानती हैं आप? जायज है ना भैया, क्यों नहीं है? इतने दिन से काम कर रहे हैं तो जायज तो है ना जी। हम इनके साथ देने आए हैं और अब नेतागिरी बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, है ना। हम अपने पति के साथ देने आए हैं बस जी। बीते तीसरा दिन है आज और अनशन पे है, भूखे प्यासे हैं यहाँ पे। हाँ। आपकी पार्टी इस लेवल से किसी की बातचीत हुई कि इनको? नहीं सर, हम अपने मन से आए हैं जी। हमारे साथ जगदीश कौशिक जी हैं और लगातार यहाँ पर आमरण अनशन पर है और अभी देख सकते हैं कि तीसरा दिन है। किस तरीके की मांग है और आखिर आपकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? और अब तो आपके बच्चे और पत्नी भी यहाँ पर आ गई हैं साथ देने। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे भरोसा है हाईकमान पर जी कि मुझे न्याय दिया जाएगा बस। और कब तक इंतजार करेंगे? बड़े नेता बातचीत किए फोन पे? जिलाध्यक्ष और कुछ बड़े पदाधिकारी बात कर रहे हैं, ऐसे करके कल आया था मामला, है ना। परंतु संतोषजनक स्थिति में अभी तक कोई आश्वासन मुझे न प्राप्त नहीं। देवेंद्र यादव से कोई समस्या ही नहीं? मैं अनशन सतत रूप से हूँ। देवेंद्र यादव से कोई समस्या है क्या? नहीं, देखिए मेरी जो बात है पार्टी के प्रति, मैं पारिवारिक संघर्ष कर रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है बस, है ना। मेरा किसी व्यक्ति और किसी भी समूह के साथ कोई शत्रुता या बैर नहीं है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के निर्देशों के तहत ही काम करता हूँ। और यदि न्याय नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा? जो सत्याग्रह का विषय है, माननीय राहुल गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है सत्याग्रह को लेकर के। महात्मा गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है सत्याग्रह को लेकर। आमरण आपकी अगर मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम तो सतत रूप से सत्याग्रह में बैठे हैं। आमरण अनशन एक सत्याग्रह है, महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाया है। जी जी बिल्कुल आशीष जी, इनका तो एक ही बात कहना है कि ये सत्याग्रह कर रहे हैं और गांधी जी के मार्गों पर चल रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि इनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन करेंगे। लेकिन देख सकते हैं कि अब पूरा परिवार जो है वो यहां पर पहुंच चुका है कांग्रेस भवन में और आप स्थितियों को देख सकते हैं कि अभी भी आमरण अनशन पर जो है जगदीश कौशिक वो मौजूद है। अभी तक के आला कमान से लगातार इनकी बातचीत हुई है, लेकिन ये अपने जिद पर अड़े हुए हैं। इनकी यही मांग है कि इन्हें प्रत्याशी बिलासपुर से बनाया जाए। फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस एक्शन लेती है, क्योंकि देवेंद्र यादव कल यहां पर पहुंचे हुए, वो भी प्रचार शुरू कर दिए हैं, लेकिन यहां पर उनसे मिलने मुलाकात करने अभी तक नहीं पहुंचे। तो देखना होगा, आज हो सकता है देवेंद्र यादव इनसे मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि बड़े नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने फोन पर बात किया है। इसके साथ ही दीपक भाई जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। हालांकि अब तक के कोई इस पे हल निकलकर सामने नहीं आया। इनकी एक ही जिद है कि इन्हें टिकट दिया जाए। और हाईकमान ये जो तस्वीर आपने दिखाई, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कांग्रेस नेताओं के लिए होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, नजर डालेंगे अगली खबर पर जो बालोद से आई, जहां बालोद पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए सीएम साय ने बड़ी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि 1 अप्रैल को हितग्राहियों के खाते में डाली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब हर महीने के पहले सप्ताह में ही महतारी वंदन की राशि जारी की जाएगी। चुनाव जनसभा के बाद मीडिया के साथ चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। वित्त मंत्री जी को आग्रह है कि आप पहले सप्ताह में ही मतलब उनके खातों में महतारी वंदन का किस्त भेज दीजिए और उन्होंने कहा है कि अप्रैल में 1 या 2 अप्रैल को ही वो भेज देंगे। कांग्रेस में है आज 5 प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो रहे 5 साल उनका विरोध हो रहा है, खुल के मंच में उनको गाली बक रहे हैं। इससे और कांग्रेस के लिए दुर्गति और क्या हो सकती है। अब बिलासपुर में आमरण अनशन में बैठ गया प्रत्याशी के खिलाफ में, इससे और कांग्रेस के लिए दुर्गति क्या हो सकती है। और खबर रायपुर से, जहां बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ सम्मेलन हुआ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सम्मेलन किया गया। 31 मार्च को राजधानी रायपुर में कार्यक्रम होना है। सम्मेलन में 2000 डॉक्टर्स शामिल होंगे। आगे ये कार्यक्रम होना है, इसके बारे में चर्चा की गई। संगठन महामंत्री पवन साय मुख्य वक्ता होंगे। लोकसभा स्तर पर सम्मेलन किए जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ सम्मेलन होने वाला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सम्मेलन किया जाएगा 31 मार्च को। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिवों की सूची जारी कर दी गई है। एआईसीसी ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिवों की सूची जारी की और ऐसे में छत्तीसगढ़ से हनी बग्गा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हनी बग्गा को राष्ट्रीय सचिव एनएसयूआई का नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के छात्र नेता हनी बग्गा को यह जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल कई सालों से वो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी हनी बग्गा को दी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीर जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में हनी बग्गा एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। और महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति मिल गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने तेज कर दी है अब अपनी जांच। शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले की भी जांच अब तेज हो चुकी है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल चुकी है। आज से 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ होगी। स्पेशल कोर्ट से इसकी अनुमति मिली है। महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े इस पूरे मामले में अब पूछताछ की अनुमति मिली है।